हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, जिससे जो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी सारी आसानी रहेगी। आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हमारा बेस बनाने के लिए, बाकी एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे ही मैंने आपकी हिंदी और मैथ्स के कल बता दिए थे। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें और आप वैसे ही उसी दिशा में अपनी तैयारी शुरू आप लोगों ने कर दी होगी। ठीक है, तो संस्कृत विषय में आपका पहला जो टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय और ध्वनि का उच्चारण स्थान, ये जो टॉपिक है यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। पहली बात तो यहाँ से क्या आता है, सबसे पहला आता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपसे कि आपको कोई भी ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे वर्गों के जो पंचम वर्ण है वो माहेश्वर सूत्र में कौन से नंबर पर आते हैं, तो आप पढ़ोगे तो आ ई ऊड़ा ये पहला हो गया, री री का दूसरा सूत्र है आपका, ए ओ अंग तीसरा है, अयो चा आपका चौथा है, हया वरट ये आपका पांचवा है, लड़ आपका है छठवा और यम गर्णम जो है आपका 7वें क्रमांक पर आता है। तो यहाँ से आप समझ गए कैसे क्वेश्चन बनेगा। कोई भी आपको जैसे बस हाँ पंचम वर्ण का पूछता या फिर आपसे पूछ ले कि माहेश्वर सूत्र में जो 5वें नंबर का सूत्र है उसमें कौन कौन से वर्ण दिए गए, बहुत छोटे छोटे, यानी कि ऊपर के आप कोशिश करो 1 से लेके 10 तक के या 1 से लेके 7 तक के अच्छे से तैयार कर लो। प्रथम 7 सूत्रों को अच्छे से पढ़ लो और कर सकते हो। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अगर पूरे याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, 14 माहेश्वर सूत्रों को याद कर लो। दूसरा आपका यहाँ से बनता है प्रत्याहार से क्वेश्चन। प्रत्याहार की संख्या है 42। आपको सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं लिखिए, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये लिखिएगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन के लिए कौन सा प्रत्याहार है। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से मिलता है ध्वनियों का उच्चारण स्थान। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है उच्चारण स्थान से। ठीक है, जैसे कावर का उच्चारण स्थान या फिर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया उन्होंने, तो इस टाइप से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ये तीनों ही आपके मतलब एक टॉपिक से 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक टॉपिक में आपके 3 सब टॉपिक दिए गए, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। इस पूरे के पूरे पॉइंट को अच्छे से तैयार करो। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला दिया गया है संधि प्रकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, सबसे पहले आपका आएगा कोई ना कोई एक सूत्र लिखने को, और आपको सूत्र कौन कौन से याद करने हैं, तो जो आपकी 5 स्वर संधियां मैंने बताई थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, इन 5 स्वर संधियों के सूत्र याद कर लीजिए। साथ साथ आपकी मैंने 3 व्यंजन संधियां इंपॉर्टेंट बताई हैं, ष्टुत संधि, स्तुत संधि और आपकी जश्त संधि, इनके सूत्रों को याद कर लो। इन्हीं में से आपको कोई एक सूत्र एग्जाम में मिल जाएगा। साथ साथ इन संधियों में होता क्या है तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि यड़ संधि की परिभाषा लिखो, तो परिभाषा में आपको वही लिखना है कि किसका किससे मेल होता है और क्या बन जाता है। ठीक है, इसके बाद संधि विच्छेद भी आ सकता है। ठीक है, संधि विच्छेद भी यहाँ से आपका सूत्र तैयार करोगे तो संधि विच्छेद संधि तो एक एग्जाम्पल आपका सीधे सीधे वेरी शॉर्ट में या फिर एमसीक्यू में मिलेगा ही। जैसे पितृडाम में कौन सी संधि है आपकी, पितृडम में कौन सी संधि है, या विद्यालय में कौन सी संधि है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई ना कोई मध्वरी में कौन सी संधि है, ऐसे आपको कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे मिलेगा। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करना है, छोड़ना नहीं है, आसान है, कर लेंगे उम्मीद है मुझे। अगला है आपका समास प्रकरण। तो समास प्रकरण भी सबसे आसान टॉपिक है। इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जितने भी आपके समास हैं उन समास की परिभाषा पता हो। परिभाषा में क्या है, कुछ नहीं कि इस समास में ये पद आपका उत्तर पद प्रधान है तो आपका तत्पुरुष समास द्विगु समास की आ जाए तो वह समास जिसका प्रथम पद आपका क्या क्या संख्यावाची होता है द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल अष्टाध्यायी लिख दीजिए। ठीक है, द्वंद्व जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व समास। माता पिता, इस तरीके से माता च पिता च संस्कृत में लिखना चाहो संस्कृत में लिख दो। अगर संस्कृत नहीं आ रही, नहीं लिख पा रहे, तो छोड़ने से बेहतर है कि आप हिंदी में एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिए। अब आप मान लीजिए अव्ययी भाव की परिभाषा आ गई, अब आपको संस्कृत में क्या लिखेंगे हम, तो संस्कृत में क्या, प्रतिदिन आपका हिंदी में है और प्रतिदिन हम संस्कृत में है, बस मैं ही तो लगाना है। तो इस तरीके से इनको तैयार कर लो। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है,
है समास से? देखो, समास में आपका जो क्वेश्चन है समास विग्रह पूछने के बस केवल 10% चांस है, बाकी सिर्फ और सिर्फ समास का नाम पूछा जाता है। तो अगर आप विग्रह पे नहीं ध्यान दे पा रहे, कोई बात नहीं, समास किस तरीके से, जैसे मान लो मैंने आपको बोला पीताम्बर, तो पीताम्बर में कौन सा समास है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यथाशक्ति कौन सा समास है? अगर आप विग्रह नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, विग्रह के बहुत कम चांस है क्वेश्चन में पूछने के, और मान लो आता भी है तो आप अगर विग्रह नहीं कर पा रहे, नाम लिख दे रहे हैं, कम से कम कुछ तो नंबर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और नहीं आता है विग्रह तो हिंदी में विग्रह करके आ जाना, ठीक है। ना आने से, प्रश्न छोड़ने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख के आएँ। संस्कृत में विग्रह नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, हिंदी में विग्रह लिख के आओ, ठीक है। क्या है, डीएलएड का ही तो एग्ज़ाम है आपका, इतना नहीं भड़बड़ाना है संस्कृत के लिए, ठीक। बेसिक संस्कृत बस आपको तैयार होनी चाहिए, बाकी का पेपर हो चाहे 25 नहीं आ पा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि बैक लगे, बैक लगने वाला काम नहीं करना है यहाँ पर। सबके 15 से ऊपर ही नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, और कोशिश करो 20 से ऊपर लाने की। इसके बाद अगला आपका क्या है, समाज से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा जा सकता है बता दिया मैंने, या तो परिभाषा आएगी, ठीक है, एक परिभाषा मिलेगी और साथ साथ एक एग्जाम्पल सीधे मिलेगा आपको, जैसे अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। इस टाइप से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। इसके बाद शब्द रूप की बात करते हैं, तो शब्द रूप आपके में इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी पितृ के शब्द रूप अच्छे से तैयार कर लो। साथ साथ 2 सर्वनाम बता देती हूँ, युष्मद और अस्मद। इसके बाद राम के रूप सभी ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में याद किए होंगे सबको याद होंगे अच्छे से, बस इतना पढ़ लो, जितना फंसना होगा इसमें से फंस जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं धातु रूप, तो धातु रूप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको 5 लकारों के धातु रूप याद होने चाहिए, पट धातु के, ठीक है, पट धातु के 5 लकारों के रूप याद कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको क्री धातु के रूप अलग से देख लेने हैं, और साथ साथ दा धातु के, इनके बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो आपको क्री और दा धातु के रूप अलग से देखने हैं बस। कारक की बात करते हैं, तो कारक से क्वेश्चन क्या आता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में ये बताना है, ठीक है। कौन से कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो चिन्ह को भी आपको ध्यान में देना है कि जैसे संप्रदान कारक के लिए कौन सा चिन्ह है, अपादान कारक के लिए कौन सा चिन्ह है। अब बात करती हूँ विभक्ति की, तो विभक्ति आपका जो टॉपिक है इस बार वो थोड़ा सा टफ टॉपिक है। हाँ, इससे आपके जो है वो सूत्र ऐसे आते हैं, जैसे येनांग विकारा है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो जितनी मैंने आपको पढ़ाई हुई है उनको देख लीजिए, बाकी मैराथन क्लास में मैं आपको जो हाईलाइट रहेंगी ना वो बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं श्लोक पर, तो देखो श्लोक और आपका सूक्ति से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, एक आएगा श्लोक का अर्थ लिखने को 2 नंबर में, और एक आएगी सूक्ति का अर्थ लिखने को 1 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। कुछ नहीं करना है, उसको पहले छोटे छोटे शब्दों में तोड़ो, जिन जिन शब्दों का अर्थ आपको मिल रहा है बस उन्हीं का बना के एक भावार्थ लिख देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, 3 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। इसके बाद सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख क्या होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन क्या होता है, सस्वर वाचन क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी सेम टॉपिक है आपका, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सस्वर वाचन बोल बोल कर पढ़ना सस्वर होता है, मन में पढ़ना मौन वाचन होता है, ठीक है। आदर्श वाचन जो शिक्षक करते हैं, अनुकरण वाचन जो शिक्षक के बाद बच्चे करते हैं वो अनुकरण वाचन हो जाता है। सुलेख में सुंदर लिखना है, अनुलेख में अनुकरण करते हुए लिखते हैं ना वो आ जाता है, और श्रुतलेख में इमला आता है कि कोई बोल रहा है और हम लिख रहे हैं। इसके बाद अनुवाद आने ही आने हैं, संस्कृत में अनुवाद, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, 2 नंबर का आएगा, 4 आपको दिए जाएंगे वाक्य, संस्कृत में अनुवाद करना होगा। उपसर्ग प्रत्यय में आपको कोई 1 या 2 उपसर्ग दे दिए जाएंगे, उनसे आपको संस्कृत में शब्द बनाने होंगे, तो इसमें आप कुछ मत करो, बस मैंने जो कराए हैं ना उपसर्ग प्रत्यय वहीं पर आप शब्दों को देख लो कि ये शब्द बनते हैं, बस बात खत्म, रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है कि ये अधिहरि हो गया, ठीक है, अभ्यागत हो गया, तो इस तरीके से शब्द देख लेना। प्रत्यय की बात करूं अगर मैं, तो प्रत्यय में देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पीछे कुछ ना कुछ शेष बचता है, शेष बचता है, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गत्वा, ठीक है, इसके बाद मैंने ले लिया पठित्वा, मैंने आपको एक प्रत्यय बताया था कौन सा, इत्वा प्रत्यय, और इसमें बताया था कि पीछे इत्वा शेष बचता है, ठीक है। तो आप देखो गत्वा में पीछे क्या मिला, त्वा मिला, पठित्वा में पीछे क्या मिला, त्वा मिला, तो इस गत्वा और पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, इत्वा प्रत्यय लगा है। क्या यहाँ पर तव्यत लगा है, तो तव्यत में क्या शेष बचता है, तव्य शेष बचता है, तो तव्यत यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है।
दूसरा क्या आपको बताना है, मैंने आपको प्रत्यय लिखाए हैं, उनके साथ में लिखा है कि ये प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग करते चाहिए के अर्थ में करते हैं। मतलब कॉमन सी बात ये है कि प्रत्यय का किस लकार में प्रयोग किया जाता है, किस लकार में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस लकार में कौन सा प्रत्यय, ठीक है। जैसे तबीयत और अनियर हो गए आपके चाहिए के अर्थ में, तो ये आपको बस इतना प्रत्यय में देखना है कि कौन सा प्रत्यय कहाँ पर लगा है। तो वो आपको ये पीछे जो सफिक्स होते हैं ना, उनसे देख के पहचानना है कि यहाँ पर ये प्रत्यय है, और उसके बाद प्रत्यय कौन सा कहाँ पर लगा है, कौन से लकार में, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 1 से 50 तक की आपकी संस्कृत में संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, 1 से 50 तक देख लेनी है, उसके बाद 60, 70, 80 और 90 की भी देखनी है। 90 की होती है नवति, 80 की अशीति और 70 की सप्तति, 60 की षष्ठी। अब इसके बाद अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिख देंगे आराम से। कैसे क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको मैंने बोल दिया एकोनविंशति या एकोन चतुर्विंशति या चतुर्विंशति नहीं, एकोन चत्वारिंशत्, ठीक है, या फिर एक विंशति का अर्थ क्या है, ठीक है, या 24 की संस्कृत क्या है, सिर्फ इतनी आती है, ठीक है बस। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा शिक्षण अधिगम सामग्री से, तो इसको तैयार कर लेना, ठीक। बस ज़्यादा नहीं आना है, जो जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए इनको तैयार कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। और लास्ट बात आपकी, जो संस्कृत में आपके क्या कहते हैं, जो संस्कृत है ना, जैसे आपको आसपास की जो नाम दिए गए हैं, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास उठाइए और वहाँ से पशु पक्षियों, फलों, सब्जियों सभी के संस्कृत में नाम एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि तब पढ़े हुए थे, तब अच्छे से तैयार किए थे, तो आराम से तैयार होंगे। बस रिवीजन चाहिए उनका, तो एक बार इन पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम रिवाइज कर लो, आपका पूरी की पूरी संस्कृत तैयार। और उम्मीद करी हूँ जितना मैंने आपको बता दिया है, जिस तरीके से आराम से आप 20+ मार्क्स लेकर के आएंगे। 20+ नहीं तो 15+, जो जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी संस्कृत, उनके 50+ आ जाएंगे, 15+, ठीक है। वाच्य परिवर्तन की मैंने यहाँ इसलिए बात नहीं की है क्योंकि वाच्य परिवर्तन बहुत कम क्वेश्चन, मुश्किल से, वो भी बैक पेपर में पूछे गए वाच्य परिवर्तन। वैसे अभी तक आपका कर्तरी और कर्मवाच्य से क्वेश्चन आए ही नहीं है, फिर भी मैं कर्तरी और कर्मवाच्य के बारे में आपको बता देती हूँ कि अगर हमें कभी बोल दिया जाए कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो कर्तरी वाच्य में क्या होता है, आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। अब कर्तृवाच्य में जब कर्ता की प्रधानता है तो यहाँ कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और सेम जब कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी तो यहाँ पर कर्म में हो जाएगी प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और यहाँ जो कर्ता अब आएगा, इस कर्ता में हम लगाएंगे तृतीया, जैसे राम है तो राम का क्या बन जाएगा, रामेन बन जाएगा। और यहाँ पर कर्म में कौन सी होती है, तो हम सभी जानते हैं कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति रहती है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना और आपका आराम से वाच्य परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब दिया, जैसे राम है यहाँ पर रामः, तो अब जब ये आप इसका कर्म वाच्य बनाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा रामेन, ठीक है, इस तरीके से। चलो इतना ही रखते हैं, उम्मीद कर रही हूँ समझ गए होंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ फोकस करना है, जो जो समास संधि अच्छे से तैयार करना, ठीक है। समास और संधि को अच्छे से देखिएगा। इसके बाद वर्णमाला बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको तैयार करो। संधि समास को तैयार करो। शब्द रूप में इंपॉर्टेंट 3 बताएं, बस वो तैयार करो। धातु रूप तैयार करो, नंबर पूरा का पूरा आपके हाथ में है। कारक से क्वेश्चन कुछ नहीं आता, हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है कारक से, तो उसको तैयार कर लेना। मतलब संप्रदान कारक के लिए कौन सा चिन्ह, अपादान के लिए कौन सा है, सिर्फ इतनी सी बात। श्लोक कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको पढ़ने में, शुद्धलेख अनुलेख कर लोगे, आएगा क्वेश्चन पक्का आएगा। और शिक्षण अधिगम सामग्री, पासिंग मार्क्स आपके हाथ में है और अनुवाद भी कर लेंगे, इतने टफ नहीं आते हैं, तो डरना नहीं है, ठीक है। 3rd में बहुत से बच्चों की संस्कृत में बैक लगती है, इसलिए मेरा प्रयास ये था कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, जिससे आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी करते चलें। साथ साथ आपकी जो संख्याएं आपको हैं 50 तक, 50 से नहीं, 1 से लेके 100 तक की देखनी है। और देखना क्या आपको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, बस इनकी संस्कृत देखनी, बाद बाकी सभी की बन जाएगी। और उपसर्ग प्रत्यय बहुत इजी आते हैं, टफ नहीं। प्रत्यय थोड़ा सा टाइम लेगा पर उपसर्ग नहीं लेगा, इसलिए आपको प्रयास करना है विभक्ति और जो प्रत्यय हैं इनको आप
पहली बार में आपको समझ में नहीं आए होंगे, मुझे भी नहीं आए थे जब मैंने प्रत्यय पढ़े थे। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको पहली बार से कुछ ज़्यादा समझ में आएँगे। उसके बाद जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आएगा, और जब तक नहीं आता चौथे से पाँचवीं बार मैं गारंटी लेती हूँ, मैंने ट्रिक से आपको प्रत्यय कराए हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएँगे। और एक बार अगर समझ में आ गए तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे उन प्रत्यय को। ठीक है, तो कोशिश करिए उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।